सो हेलो स्टूडेंट्स, हम आज बात करेंगे, आपके नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, फ्राडे लॉ और लेंज लॉ के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, वैसे ही क्या होता है, हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थोड़ा सा मैं रिवाइंड करा दूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कैसे पढ़ा था? तो मैंने वहाँ पर कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या, कि जब किसी एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी किसी फिक्स एरिया से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करती है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिमिलरली हमारा जो कंसेप्ट होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो भी कुछ इसी टाइप का होगा। बस हमारे पास चेंज क्या हो जाएगा, जहाँ पर वो था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कुछ इस टाइप से देख सकते हैं आप कि ये हमारा एक सरफेस है, इसका एरिया ए है ना। आप देख सकते हो कि ये मैंने एक सरफेस ले लिया है, ये जिसका एरिया कितना है, इसका मान लो एरिया ए है। और इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रही है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। वो मैंने इसको डिनोट किया है इस ब्लू कलर से, है ना। ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। कह रहा है अगर जब ये किसी सरफेस को क्रॉस करे, है ना, तो हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन मैथमेटिकल टर्म में इसे क्या बोलोगे, तो मैथमेटिकल टर्म में इसे डिफाइन करते हैं, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए सरफेस हेल्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी इज डिफाइंड एज, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कब डिफाइंड होगा, जब कोई सरफेस किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे तभी डिफाइंड होगा। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग दैट एरिया ए। यानी उस एरिया ए को कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती है, हम उसे ही बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया देन, है ना। अब कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एरिया है ना, एरिया एक वेक्टर है, ठीक है, इसे बोलते हैं एरियल वेक्टर। ठीक है, एरिया एक वेक्टर है। तो कह रहा है कि एंगल देखो, हम यहाँ पर एंगल निकाल रहे हैं, तो किसी दो वेक्टर के बीच एंगल फाइंड आउट करेंगे। एंगल कौन कौन सा होगा, एक हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बी, और देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा दूसरा फील्ड हो जाएगी, ये तो हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड ब्लू कलर का। और जो हमारा एरिया वेक्टर होता है, वो हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना। अगर ये हमारा सरफेस है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, हमेशा एरिया, है ना। याद रखना कि अगर ये हमारा एक सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस एरिया वेक्टर हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो कह रहा है जो एंगल होगा वो हम एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का लेंगे। ठीक है, तो इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया, दैट मीन्स एरिया वेक्टर, देन फ्लक्स हम डिफाइन करते हैं, फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए। क्या था होता है ये होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट, और जिसको हम लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं हम सो, बी ए कॉस थीटा। अगर जो हमारे पास सरफेस है उसमें जो टर्न्स बने हुए हैं, है ना, अगर हम किसी कॉइल की बात करें, मान लो मेरे पास, मैंने कहा कि ये जो मैंने सरफेस बनाया है, ये एक कॉइल है, एक वायर का बना हुआ है। अगर ऐसे ऐसे कितने टर्न हो, अगर एन टर्न हो जाए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, जस्ट एम टाइम्स, तो जस्ट एन से मल्टीप्लाई कर लो, हमारे पास फील्ड आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू एन टर्न्स ऑफ ए कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड वी हैविंग एरिया ए। ठीक है, तो इस टाइप से हम डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को। कभी भी आता है एग्जाम में, तो आपको ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस मैग्नेटिक फ्लक्स का। अगर एक क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका कुछ यूनिट होगा, इसका कुछ डायमेंशन होगा। क्या होगा वो बात करते हैं सबसे पहले। तो इसका जो यूनिट याद रखिएगा सबसे पहला, कि मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट होता है वो आपका होता है वेबर। ठीक है, और एक और होता है, इसको बोलते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर, है ना। टेस्ला मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि मैंने कहा फाई की वैल्यू होती है बी डॉट ए, तो मैग्नेटिक फील्ड बी का यूनिट होता है टेस्ला, एरिया यूनिट हो जाता है मीटर स्क्वायर, तो यूनिट हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। लेकिन एसेंट पूछा जाए, तो एसेंट होता है हमेशा, इससे याद रखिएगा वेबर, है ना। ये होता है आपका एसाइड। डायमेंशन भी याद रखते हैं, डायमेंशन होता है इसका एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन। ठीक है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी आपके हो सकता है बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन। बात समझ आ गई। तो अब बात आती है कि हमने मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों निकाला, आखिर इसका पर्पस क्या है, क्यों साइंटिस्ट ये मैग्नेटिक फ्लक्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हाँ हमने कुछ बड़ा अचीव कर लिया है। तो बात करते हैं इसके बाद, तो उसके बारे में आगे कुछ और ही बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो एंगल मैंने बताया था थीटा,
है ना, इस थीटा का क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो मैंने भी क्या कहा था कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा बी ए कॉस थीटा। कितना होता है, बी ए कॉस थीटा। अगर ये थीटा कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, दैट इज प्लेन इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्लक्स फ्रॉम द सरफेस इज मैक्सिमम। प्लेन इज हेल्ड थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, है ना, मतलब एरियल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 0 डिग्री। ठीक, उसमें केस में हमें फ्लक्स होगा वो हमें मैक्सिमम मिलेगा, और इस मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू होती है बी ए कॉस थीटा। थीटा के जब 0 डिग्री पुट करो, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो एंगल हमें कितना मिल जाए, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा वो हमें, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया का सिंपल प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिल जाएगा। समझते हैं किस कैसे। तो मैंने कहा ये अगर हमारा एरिया है ना, ये मैंने एक ले लिया, एरिया ले लिया। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, मैंने कहा था इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, है ना, और जो कि हमारा एरिया वेक्टर, और कह रहे हैं कि अगर ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये भी क्या हो जाए, इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाए। लिखा है व्हेन प्लेज इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका प्लेन हो जाए, है ना, प्लेन की बात कर रहे हैं। तो ये इसका प्लेन का एरिया तो ये है ना, ये प्लेन का एरिया है। तो इस कह रहा है इसके परपेंडिकुलर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या मिलेगा हमें, मैक्सिमम सरफेस मिलेगा। या ऐसा बोल सकते हो कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए, तो क्या बोलते हैं उसमें हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है, और उसकी वैल्यू होती है बी इंटू ए। ठीक है, बात समझ आ गई। बात करते हैं अब हम, जब बात करते हैं एंगल हो जाए हमारा जब 90 डिग्री, अगर थीटा डी इक्वल टू हो जाए 90 डिग्री, दैट मीन्स प्लेन इज हिल्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमारा जिधर हमारा प्लेन है उसी के डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी हो। देन फ्लक्स फ्रॉम द सरफेस इज 0, और उस केस में हमें जो फ्लक्स मिलेगा वो 0 मिलेगा, मतलब वो हमारा मिनिमम होगा। और कितनी होगी इसकी वैल्यू, बी कॉस 90, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है 0। तो हमें मिनिमम फ्लक्स मिलेगा, और इस मिनिमम फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है 0। बात करते हैं कैसे, कुछ इस टाइप से कि मैंने कहा कि ये हमारा प्लेन हो गया, है ना, ये सरफेस हो गया, इस सरफेस के ही पैरेलल अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, है ना, सरफेस के पैरेलल कितना हो जाए हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, या ऐसा बोल सकते हो कि एरिया वेक्टर, यानी यही हमारा सरफेस है यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। या ऐसा बोल सकते हो कि जब एरियल वेक्टर, है ना, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 हो जाए, क्योंकि जो मैंने थीटा लिया था 90 डिग्री, ये किस किस के बीच का एंगल है, ये वेक्टर है, ये एंगल हमारा एरियल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस के, यानी मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ये एंगल होता है थीटा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, और कॉस 90 के लिए 0 होती है, यानी इसमें हमें फ्लक्स 0 होता है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हम ऐसे कह रहे हैं, है ना। तो मैंने कहा जब तक अगर एरिया जितना फील्ड, तो सिंपली फ्लक्स का मतलब होता है कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं आपके एक किसी फिक्स एरिया, है ना। तो थोड़ा समझते हैं और अच्छे से कि मान लो अगर ये मेरे पास एरिया है ना, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे कर रही है, इसके पैरेलल निकल रही है, मतलब इसको क्रॉस नहीं कर रही, याद रखना, क्रॉस नहीं कर रही है ना। अगर क्रॉस नहीं की तो फ्लक्स कितना होगा, 0। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस बात करते हैं कि मान लो मैंने ऐसे रखा है एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आ रही है वो ऐसे क्रॉस कर रही है, इंटर किया यहाँ पर और पीछे से निकल गया। तो यहाँ पर बोलो कि हाँ यहाँ सर, यहाँ तो क्रॉस कर रही है, मुझे नज़र भी आ रहा है कि यहाँ आया और दूसरी साइड से ये एरिया निकल गया, तो यहाँ पर फ्लक्स होगा, है ना, यहाँ पर कुछ तो फ्लक्स होगा, 0 नहीं होगा, है ना। तो ये होता है हमारा फ्लक्स का मतलब। तो फ्लक्स का मतलब सिंपल तो हो जाता है कि कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं एक फिक्स एरिया से। अगर सिर्फ टच करते हुए निकल जाए, मतलब उससे क्रॉस ना करे, है ना, क्रॉस करना होता है हमेशा, किसी सरफेस को ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा, तो अगर ये सरफेस है तो ऐसे इसे क्रॉस करना पड़ेगा। अगर ऐसे पैरेलल चला गया तो क्रॉस तो नहीं किया इस सरफेस को, तो फ्लक्स 0 होगा। ऐसे क्रॉस करना चाहिए, है ना, इधर से इंटर करे, एक साइड से इंटर करे दूसरी साइड से निकल जाए, तब हमारा फ्लक्स काउंट होता है। ठीक है, बात समझ आ गई। बात करते हैं अब हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, कि आखिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, और इसका फ्लक्स से हमारा क्या लिंक्ड है, यानी क्या मतलब है, फ्लक्स से कैसे लिंक्ड होता है हमारा। तो कहता है द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ इन ए कॉइल, यानी हम किसी कॉइल में, अगर मेरे पास कोई कॉइल है उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना चाहते हैं या उसमें एक ईएमएफ जनरेट करना चाहते हैं,
तो ये कब होगा? व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज चेंज, है ना। जब किसी मैग्नेटिक कॉइल से फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल में एक करंट जनरेट होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। यानी बोल सकते हो बाय डेफिनेशन पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो पूरा का पूरा आपका डेफिनेशन जाता है, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ इन ए कॉइल व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज चेंज्ड, है ना। चेंज होना चाहिए, मतलब अगर ये सरफेस है तो ऐसा नहीं कि अगर एक लाइन जा रही है तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। मैंने क्या कहा, चेंज होना चाहिए। अभी एक गया, फिर उसके बाद दो हो गया, फिर थ्री हो गया, फिर फोर हो गया, मतलब टाइम के साथ वो फ्लक्स चेंज हो रहा है। या फिर पहले फाइव क्रॉस कर रहा था, अब थ्री क्रॉस कर रहा है, तो चेंज हो गया टाइम के साथ। पहले फाइव कर रहा था, अब तीन कर रहा था, मतलब चेंज होगा तभी इंड्यूस होगा। चेंज नहीं होगा तो कोई भी करंट या ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, मतलब चेंज होना चाहिए, मतलब टाइम के साथ उसमें चेंज आना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या कहा? टाइम के साथ उसमें कुछ चेंज आना चाहिए। अब इसको किसने कहा था? तो साइंटिस्ट एक फ्राडे फ्राडे लॉ उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है व्हाट इज फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या कहा था इन लोगों ने, फ्राडे ने, कि ये जो आपका ईएमएफ जनरेट होता है ना, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? फ्राडे लॉ ने। जो साइंटिस्ट थे फ्राडे, उन्होंने बताया था कि हाँ, कभी आप किसी कॉइल को, आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखो और उसमें से जो फ्लक्स है वो चेंज हो टाइम के साथ, तो उस कॉइल में एक ईएमएफ करंट जनरेट होगा, उसमें एक ईएमएफ भी जनरेट होगा, मतलब करंट जनरेट होगा तो ईएमएफ भी जनरेट होगा। तो पहला लॉ क्या कहता है, यानी फ्राइडे प्रपोज्ड टू लॉ। उन्होंने कितने लॉ प्रपोज किए? टू लॉ प्रपोज किए थे। ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ कहता है whenever the amount of magnetic flux linked with a closed circuit change, an EMF is induced in the circuit and the induced EMF lasts so long as the change in magnetic flux continue। मतलब है कि जब तक उसमें से फ्लक्स चेंज होगा तब तक उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सर्किट चेंज एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन द सर्किट। मतलब कितना अमाउंट मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है ना, उतना ही हमारा ईएमएफ जनरेट होगा। मतलब कि ईएमएफ मान लो होगा, फ्लक्स हमारा काफ़ी चेंज हो रहा है, यानी पहले मान लो 10,000 से हो गया 900, फिर 800, हर सेकंड के बाद कम हो रहा है। तो कितना सब पर सेकंड में कितना चेंज हो रहा है आपका? पर सेकंड में चेंज हो रहा है जो फ्लक्स आपका 100 का है। ठीक। दूसरा कैसे होता है, मान लो पहले 1000 था, अब हो गया 990, फिर हो गया 980, फिर 970, ऐसे स्लो स्लो कम हो रहा है। तो किस रेट में, किस केस में बहुत फास्ट वो चेंज हो रहा था? फर्स्ट केस में, जब वो डायरेक्टली 1000 से 900 आ गया, 900 से 800 आ गया, 800 से 700। और दूसरा केस क्या था कि 900 1000 से 990, फिर 980, 970। तो फर्स्ट केस में 100 का चेंज हो रहा है, सेकंड केस में 10 का चेंज हो रहा है, 10 से चेंज हो रहा है। तो ईएमएफ किस में ज़्यादा इंड्यूस होगा? जिसमें ज़्यादा चेंज हो रहा हो, है ना, यानी फर्स्ट केस में। बात समझ आ गई। और उस सर्किट में कब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा? जब तक ये चेंज हो रहा है। मान लो 700 आने के बाद वो रुक गया, फर्स्ट केस की बात लेते हैं कि 1000 से 900, 900 से 800, 800 से 700 आके रुक गया। जैसे रुक जाएगा सर्किट में करंट जीरो हो जाएगा, मतलब उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था वो जीरो हो जाएगा सडनली। तो उसे कंटिन्यू चेंज होते रहना चाहिए, है ना, कंटिन्यू चेंज होते रहेगा, तब तक उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। इन द ठीक से बोलते हैं द इंड्यूस ईएमएफ लास्ट कब तक रहेगा? सो लॉन्ग एज द चेंज इज मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूज। तो जब तक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू रहेगा, यानी उसमें चेंज होता रहेगा, तब तक ईएमएफ भी इंड्यूस रहता रहेगा उस पर। ये था हमारा कौन सा लॉ? इसको बोलते हैं फ्राडे का फर्स्ट लॉ। ठीक, अब आता है हमारा सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है? अब ईएमएफ तो मैंने बताया ना अभी आपको कैसे ईएमएफ चेंज होता है, मैंने कहा था कि जितना ज़्यादा चेंज होगा टाइम के साथ उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब वो ही था हमारा सेकंड केस था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए क्लोज सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद द सर्किट। यानी जो ईएमएफ होगा इंड्यूस, उसका जो मैग्नीट्यूड कितना इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सर्किट, मतलब सर्किट में कितना फास्ट वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। इफ द चेंज इन
है ना। इफ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन टाइम डी टी टाइम में अगर वो डी फाई चेंज हो रहा है, यानी एक छोटे इंटरवल टाइम में, मान लो 2 सेकंड में 100 से 1000 से हम 900 आ गए, है ना। 1 सेकंड में, सॉरी, 10 सेकंड में आ गए हम, मान लो 1000 से 900। तो 10 सेकंड में कितने का चेंज आया, 100 का। तो क्या करेंगे, चेंज कितना आया था 100 का, तो 100/10 कितना आ जाएगा आपका 10, मतलब पर सेकंड में कितना फ्लक्स चेंज कर रहा है, 10 से चेंज हो रहा है। तो इसी तो हमारा जो ईएमएफ होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 वोल्ट, है ना। कैसे, तो ये जो हमारा ईएमएफ होता है इंड्यूस, जिसको मैं स्मॉल सी नोट कर रहा हूँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, डी फाई/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। फॉर्मूला याद रखना अच्छे से। फिर इसके बाद किसने आया वो बता तो दिया। फिर इसके बाद आया हमारा लेंज लॉ। अब लेंज लॉ है तो उन्होंने कहा कि जैसे मान लो अगर ये सर्किट है, मैंने बना लिया सर्किट, इसमें से जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसमें जो फ्लक्स चेंज हो रहा है मैंने कहा वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसमें एक करंट फ्लो करेगा। ये भी मैंने बताया। और समझिए इसमें करंट फ्लो करेगा, लेकिन ये करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना। यानी अगर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ईएमएफ का एक अपना पोलैरिटी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, इसके बारे में किसी ने नहीं बताया था। या सिंपली बात कर दो कि करंट क्या ऐसे फ्लो करेगा, या फिर करंट का डायरेक्शन अपोजिट चलेगा। ये पिंक कलर से चल रहा है करंट, या ये ब्लू कलर का करंट है, कौन सा होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस डायरेक्शन के बारे में किसने बताया था, लेंज ने। लेंज भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। तो लेंज लॉ ने क्या कहा था कि द इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन ए सर्किट ऑलवेज फ्लो इन सच ए डायरेक्शन। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा उसका डायरेक्शन उस टाइप से होगा, सच दैट इट अपोजेस द चेंज और काउज दैट प्रोड्यूस इट। यानी जिसके कारण इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा था, या फिर जिसके कारण इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, है ना, उसको अपोज करने के ही डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करेगा। हम्म, बात समझ आई, नहीं समझ आई, अब फिर से समझाते हैं, है ना, क्या होता है इसका। तो पहला तो ये लेंज का लॉ है, इसे याद रखना, पूरा स्टेटमेंट है ये, है ना। ये ब्लू कलर जो बनाया बनाया है ये पूरा स्टेटमेंट है, पूरा आपको लेंज लॉ लिख के आना पड़ेगा ऐसे। और लास्ट में लिखना पड़ेगा दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो जो हमारा लेंज लॉ है, लेंज लॉ किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। मतलब कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इस पर ही बेस्ड हमारा है लेंज का लॉ। ये पूछा भी जाता है, कैसे होता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो पहला था ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था हमारा किसका, लेंज लॉ का, कि देखो फ्राइडे ने क्या कहा था, फ्राइडे ने कहा था ए इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई/dt, उन्होंने लगा दिया प्रोपोर्शनल साइन। लेकिन प्रोपोर्शनल से थोड़ी काम चलेगा, इसका मैग्नीट्यूड, अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन के जहाँ पर है वहाँ पर हमें इक्वलिटी साइन चाहिए, किसके इक्वल होगा, तो ये सिंपल हो जाएगा -(dy/dt). अब नेगेटिव साइन पर क्या इंडिकेट करता है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इंड्यूस ईएमएफ अपोज द चेंज ऑफ फ्लक्स। इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उस टाइप से फ्लो हो रहा है, इंड्यूस होगा, जो सच दैट कि इसमें जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है उसका वो अपोज करे, है ना। जैसे मान लो अगर फ्लक्स टाइम के साथ बढ़ रहा है मतलब कि पहले मान लो 100 था, फिर 200, फिर 300, ऐसे फ्लक्स बढ़ रहा है। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस इंड्यूस होगा वो क्या करना चाहेगा, वो हमेशा उसका अपोज करना चाहेगा, मतलब कि जो बढ़ रहा है उसको वो रोकना चाहेगा कि वो 100 से 200 ना हो, 300 ना हो, वो कम हो, रुके। क्या करेगा, उसका हमेशा वो अपोज करेगा कि वो ना बढ़े, है ना। तो उसी के ही डायरेक्शन में हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा या फिर हमारा करंट फ्लो होगा। ठीक है, अभी भी बात समझ नहीं आ रही है। ये बहुत स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कैसे समझाते हैं आगे समझते हैं अच्छे से, मैं एक एक एग्जाम्पल लेकर। देखो, ये मैंने बताया पहला, ठीक है, देखो कैसे। मैंने कहा कि ये कॉइल है, कॉइल नजर आ रहा है यहाँ पर एक, तो कॉइल है। कॉइल कैसा है, कॉइल ये हमारा रुका हुआ कॉइल है, ठीक है। जैसे ही आप इस मैग्नेट को सामने ले जाओगे क्या करेगा, मैंने नॉर्थ पोल को हम क्या करें, नॉर्थ पोल को हम इसके सामने ले जा रहे हैं, वी के स्पीड से हम नॉर्थ के इसको सामने ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इस लूप में करंट इस टाइप से फ्लो होगा जो इस नॉर्थ पोल का क्या करे, अपोज करे, क्योंकि हम नॉर्थ पोल को सामने ला रहे हैं। अगर नॉर्थ पोल सामने आ रहा है मतलब इसको अपोज करना चाहिए, है ना, इस नॉर्थ पोल को अपोज करना चाहिए। तो नॉर्थ पोल को अपोज कौन करेगा, इस नॉर्थ पोल को अपोज कौन करेगा,
नॉर्थ पोल ही तो अपोज करता है नॉर्थ पोल को। मैग्नेट पता है आपको कि नॉर्थ पोल को अपोज कौन करता है, हमेशा नॉर्थ पोल। तो अगर आप नॉर्थ पोल सामने लाओगे तो ये हमारा जो कॉयल है उसमें करंट इस टाइप से फ्लो होगा, सच दैट कि इसका जो सामने वाला फेस है वो एक नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करे। कैसा बिहेव करे, नॉर्थ पोल के जैसा। और नॉर्थ पोल में करंट कैसे फ्लो करता है, हम्म कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो ये हो जाएगा आपके करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन। यानी इस लूप में जैसे ही मैंने इस मैग्नेट को सामने लाया तो यहाँ से क्या निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सामने लाओगे तो ये फील्ड लाइंस बढ़ेगी, है ना। जितना सामने लाओगे उतनी बढ़ेगी, दूर रहेगा तो कुछ फील्ड लाइंस बाहर चली जा रही हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको सामने ले आओगे एकदम, तो ये फील्ड लाइंस बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी नॉर्थ पोल सामने आ रहा है। अब फिर अगर नॉर्थ पोल सामने आ रहा है तो क्या करना चाहिए, मुझे एक नॉर्थ पोल को जैसा सामने लाना पड़ेगा। यानी इस कॉइल में एक ऐसा करंट फ्लो करना पड़ेगा जो इस नॉर्थ पोल का अपोज करे। क्या करे, इस नॉर्थ पोल का अपोज करे। तो इस नॉर्थ पोल को अपोज करने के लिए क्या, ये कैसा बिहेव करेगा, ये जो हमारा जो कॉयल है उसमें करंट इस टाइप से फ्लो होगा ताकि इसका फ्रंट फेस नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करे। और इसका जो पीछे का फेस होगा वो कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल के जैसा। क्योंकि जैसे ही इसने आगे नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर दिया, इसमें क्या होगा, और तो कोई भी कॉयल नॉर्थ पोल के जैसा कब बिहेव करता है, जब उसमें करंट कैसा फ्लो करे, एंटी क्लॉकवाइज। यानी करंट कैसा फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। याद रखना कब, जब हम इस मैग्नेट को सामने ला रहे हैं तब, है ना। सामने ला रहे हैं तो जस्ट उल्टा, तो कैसा करंट फ्लो किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। तो ये पहला केस है ना। तो पहला केस में मैंने कहा कि कॉइल फेसेस बिहेव्स एज नॉर्थ पोल, है ना। तो इसके सामने का जो फेस होगा, इस कॉइल का जो फ्रंट फेस होगा वो कैसा बिहेव करेगा, एज ए नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा, सच दैट ये इसको अपोज करे, दूर भगाए इसे। ठीक, बात करते हैं अब हम सेकेंड केस में, जिसमें उल्टा काम होगा। सामने आ रहा है तो उसे दूर भगाएगा, अगर दूर भाग रहा है तो उसे सामने बुलाएगा। देखिए याद रखना ऐसे, है ना। सामने आ रहा है तो दूर भगाओ, और भाग रहा है तो पास बुलाओ। बस यही कंसेप्ट चलना है एकदम, मन में याद रख ले। फिर से रिपीट करता हूँ, दूर भाग रहा है तो उसे पास बुलाओ, पास आ रहा है तो दूर भगाओ। जैसे सेकंड केस देख लो, मैंने क्या लिया कि एक मैग्नेट है जिसका हम इसे दूर ले जा रहे हैं। हम्म, तो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। अब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो नॉर्थ पोल को मुझे, मैंने कहा दूर भाग रहा है तो उसे पास बुलाओ। अब नॉर्थ पोल को सामने कौन बुलाएगा, नॉर्थ पोल को खींचता कौन है अपनी ओर, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। तो सर नॉर्थ पोल को जो कौन खींचेगा हमेशा, ओपोजिट, मतलब साउथ पोल हमेशा खींचेगा। यानी इस कॉइल को में करंट ऐसा फ्लो करना चाहिए सच दैट इसका फ्रंट फेस कैसा बिहेव करे, एक साउथ पोल के जैसा, ताकि ये इसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो बताओ जब अगर क्लॉकवाइज करंट ऐसे फ्लो करती है, यानी कि अगर साउथ पोल के जैसा बिहेव करना है तो उसकी इसमें करंट कैसा फ्लो करेगा, देखो एरो ही बनाया मैंने यहाँ पर। पहले बताया था एरो से बहुत कुछ हमें आइडिया मिलता है। तो कैसा करंट फ्लो करेगा, करंट कैसा फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा हमारा क्लॉकवाइज। और इसका जो फ्रंट फेस है वो कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल के जैसा, है ना। क्योंकि साउथ, क्योंकि ये नॉर्थ पोल दूर भाग रहा था, है ना, ये नॉर्थ पोल दूर जाना चाह रहा था, तो इसे कौन खींचेगा, कौन अपने पास बुलाएगा, साउथ पोल। तो ये इस कॉइल का फ्रंट फेस कैसा बिहेव कर रहा है, वैसे साउथ पोल के जैसा। ठीक है, तो कॉइल, ये सेकंड केस का हो जाएगा कि कॉइल फेसेस बिहेव एज साउथ पोल टू अपोज द मोशन ऑफ मैग्नेट, है ना। क्योंकि मोशन क्या कर रहा था, इस मोशन के मैग्नेट को हमेशा अपोज कर रहा था, क्योंकि ये मैग्नेट दूर भाग रहा था तो उसे अपनी ओर सामने खींचने लगा। तो ये हो गया सेकंड केस। यही हमारा लेंज लॉ है ना। इतना पूछा नहीं जाता है भी, तो आपसे पूछा जाएगा नीट वाले में, बड़े पूछ लेते हैं इतना ज़्यादा क्वेश्चन कि बताओ कॉइल में करंट कैसा फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको वहाँ पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, कमेंट में करना। और ये पहली बात कर रहा हूँ, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखो, है ना। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या पसंद है, नहीं पसंद है, क्या हम और कर सकते हैं, वो जरूर लिखो ना। सिर्फ कमेंट, कमेंट जरूर करना। आ गए हो तो बस कमेंट करके कुछ भी जरूर चले जाओ। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, इसको भी आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में कैसा क्वेश्चन लिखा है कि ये एक मेरे पास कॉइल है, ठीक, और इसके सामने मैंने ले आया साउथ पोल, और साउथ पोल सामने आ रहा है। तो बताओ इस कॉइल में करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्या बताना आपको, इसमें करंट का डायरेक्शन बताना है। ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि ये कॉइल है, ठीक,
इसमें हम साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, इसको हम दूर ले जा रहे हैं। तो फिर से बताओ इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हम्म। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन वन लिख के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यानी मैं दो ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन ये है एंटी क्लॉकवाइज, और बी ऑप्शन है इसका क्लॉकवाइज, है ना। तो क्वेश्चन लिख के उसका क्वेश्चन लिख, अगर कमेंट में क्या करना है, आप कमेंट लिखना वन का ACW अगर है तो, अगर वन का आंसर क्लॉकवाइज है तो वन के लिख के CW। इसमें भी ऑप्शन ए है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, और ऑप्शन बी है हमारा क्लॉकवाइज। ठीक। और एक बोनस क्वेश्चन है ये, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन किन के लिए है, थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, साउथ पोल आ रहा है सामने। तो बताओ इस क्लॉक कॉइल में करंट कैसा फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। फिर से यहाँ पर लिख देते हैं हम आपको ऑप्शन में ए एंटी क्लॉकवाइज, और ऑप्शन बी क्लॉकवाइज। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये था हमारा लेंज लॉ तक मैंने कहा। अभी मैंने आपको बताऊंगा लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फुलफिल करता है, कैसे करता है वो आपको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट से हम आपको जल्दी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं जितना जल्दी हो जाए अच्छे से, है ना। विथ न्यूमेरिकल्स भी हम करना चाहेंगे, और फिर पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो भी हम आपको जरूर कराएंगे। तो फिलहाल आज तक समझ आया है, इसको अपने वर्ड में, लैंग्वेज में वीडियो देखकर नोट्स बना लो अपना, है ना, और समझ लो। नहीं आता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाना, और वहाँ पर आके ज्वाइन कर लेना। और जो भी डाउट होगा आप हमसे पूछ सकते हो वहाँ पर, हम वहाँ पर आपको सारे क्लियर कर देंगे। ठीक है, बाकी जो लोग नए हैं तो एक बार चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कम से कम ऐसे अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें जो लोग कहीं कोचिंग क्लासेस नहीं कर रहे हैं। उनके लिए ही ये वीडियो है, जो कोई कोचिंग क्लासेस नहीं कर रहे हैं, ताकि उन तक ये आराम से सब कुछ पहुंच जाए। और PDF होगा वो आप चले जाना टेलीग्राम चैनल हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे पहुंच जाना, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, PDF का लिंक मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ पर आप जाके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए।